अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। मृतक की पत्नी ने बच्चों के संग हाथों में तख्ती लेकर लगाई न्याय की गुहार, निष्पक्ष जांच की मांग की। अनाथ बच्चों ने रोकर बताई अपनी बेबसी। कानपुर नगर के सचेंडी थाना अंतर्गत दिलीपपुर गांव पिछले कुछ माह पूर्व हुई पिटाई के बाद मौत से दुखी पीड़ित परिवारों ने हाथ में तख्ती के कर मांगी प्रशासन से न्याय की मांग। मृतक सुबोध बाजपेयी की पत्नी ने बताया कि बीच सड़क पर उसके पति की निर्मम पिटाई के बाद हुई मौत से वह काफी आहत है। वहीं मृतक के मासूम बच्चों ने पापा के हत्यारों को फांसी दो की हाथों में तख्ती लेकर बताया कि आज भी गांव के कुछ लोग उनको डराने धमकाने आते हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक के पिता ने अपनी बेबसी और लाचारी बताते हुए कहा कि जिस बुजुर्ग असहाय पिता के सामने एक जवान बेटे की निर्मम हत्या की जाए, इससे बड़ी दुखद घटना दुनिया में और क्या हो सकती है। क्षेत्र के रहने वाले सूर्यकांत बाजपेयी ने बताया कि प्रदेश में जंगलराज कायम है, दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। दिलीप नगर की घटना ने उन्हें झकझोर दिया है। आला अधिकारियों से लेकर प्रदेश के मुखिया से वह मांग करते हैं कि किसी उच्च अधिकारी के द्वारा मामले की संपूर्ण निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि दोषियों को सजा मिल सके। सूर्यकांत के मुताबिक इन दिनों दिलीप नगर की संपूर्ण गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरे गांव में भय का माहौल है। ब्राह्मण की इस तरह निर्मम हत्या कहीं ना कहीं आला अधिकारियों स्थानीय थाना पर प्रश्न चिन्ह लगाती है कि किस तरह खुलेआम अपराधी आज भी गांव में घूम रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम? क्या घटना हुई थी उस रात? उस रात बहुत सारे लोग आके घर में घुस गए, तोड़-फोड़ करने लगे और घर का पूरा सामान तोड़ डाला। फिर धर्मपाल ने मेरा गला दबा के मुझसे कहा, बता लड़के तेरा बाप कौन है, तुझे भी मार डालूंगा। फिर पुलिस आई। पुलिस हम लोगों को मम्मी को जीप में बैठा के थाने ले गई। वहाँ पर पुलिस मम्मी के सीने बैठ के मम्मी का गला दबा के मम्मी को मारने लगे। फिर हम लोग जब रोने लगे तो हम लोग उनको भी मारा। क्या नाम है और क्या है ये पूरा मामला और कितने दिनों से आप थाने चक्कर लगा रहे हैं? 5 मार्च की रात में मेरे भाई को बेकसूर अनुपम पाल गांव की रहने वाली लड़की है, जिसने कि मेरे भाई के ऊपर बलात्कार और जान से मारने का हत्या का मुकदमा लिखवाया, जान से मारने का मुकदमा लिखवाया 376 307 में। उसके बाद मुकदमा लिखने के बाद घर में बहुत लोगों के द्वारा घर का पूरा सामान तोड़ा गया, घर में महिलाओं के साथ मारपीट हुई। उसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा पत्नी, बच्चों को, पिता को ले जा कर के वहाँ टॉर्चर किया। और इसका मैं एविडेंस देता हूँ, इस बात से देता हूँ कि जब सुबह घटना होती है, घटना के बाद उन्होंने एक हमसे हमारे पिता से लिखवा लिया, प्रार्थना पत्र लिखवा लिया कि हम अपने पुत्र को लेकर थाने आए हैं। ये प्रार्थना पत्र है जिस पर उन्होंने लिखवाया है कि मैं अपने पुत्र को लेकर आया हूँ रमेश चंद्र बाजपेयी के द्वारा। जबकि एक साक्ष्य मैं आपको देता हूँ वहीं पर कि ये देखिए फ़ोटो है जिस पे चकरपुर मंडी के चौकी इंचार्ज की जीप में अवध बिहारी के साथ में हमारे भाई को ले जाया गया। जिस समय मेरे भाई के साथ घटना की गई उस समय पुलिस वहाँ मौजूद थी। साफ इसमें फ़ोटो में देखिए कि सिपाही खड़ा है और मुच्चू घर के बाहर मरणासन हालत में पड़ा हुआ है। हमने सभी एविडेंस दिए लेकिन पुलिस ने ये एविडेंस नहीं लगाए ताकि पुलिस उन अभियुक्तों को बचा सके, और पुलिस ने वही खेल अपनी चार्जशीट में किया भी। पुलिस ने चार्जशीट पर उन सभी अभियुक्तों को 304 का दोषी नहीं पाया, और साथ में सिर्फ 4 लोग जिनको दबाव बस उनको जेल भेजना पड़ा कि वो घटना के वहाँ मौजूद को दिखाया गया, सिर्फ 4 को ही उन्होंने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया है। और तो और तत्कालीन थानाध्यक्ष जी ने लड़की का 376 और 307 के आरोप में सुबोध बाजपेयी मेरे भाई को बलात्कार का आरोपी सिद्ध कर दिया, जबकि मेडिकल रिपोर्ट पे कहीं भी बलात्कार का होना नहीं पाया गया। हमने 29 मई से लेकर के दिन प्रतिदिन भटकते रहे। सबसे पहले हम सीओ के पास गए। सीओ साहब ने कहा कि अब तो आपकी चार्जशीट जा चुकी है, हमको नहीं कर सकते हैं। एसपी आउटर साहब के पास गए 29/5 को ही, तो एसपी आउटर साहब ने कहा कि अब तो आप न्यायालय में जाके अपने दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत करिए, तभी कुछ हो सकता है। हम साहब से कहा कि साहब एक कोई वकील साहब बता रहे थे कि 173(8) की कोई धारा होती है जिसके द्वारा आप वापस ले सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर ही मना कर दिया। लेकिन एडीजी भानु भास्कर साहब के पास हम उसी दिन हम लोग सब सपरिवार गए, लेकिन एडीजी भानु भास्कर साहब ने हमारी विवेचना पुनः न्यायालय से मंगा करके विवेचना तत्कालीन जो समय सीओ साहब थे ऋषिकेश यादव जी, उनको ट्रांसफ़र की। 11 जून को एडीजी साहब के आदेश से ये विवेचना ट्रांसफ़र होती है, लेकिन 11 जून से आज तक जो जांच ट्रांसफ़र की गई उस जांच पर कहीं पर भी सीओ साहब के द्वारा कोई भी बयान, कोई भी साक्ष्य लेने जैसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, उसी जांच में एक विनेश मुंशी जी हैं जिनके द्वारा जो घटना के समय फ़ोटोग्राफ थे, घर में तोड़फोड़, महिलाओं के साथ मारपीट, वो सभी जो दस्तावेज हमने जो फ़ोटोग्राफ ने खिंचवाए थे वो फ़ोटोग्राफ उन्होंने जरूर लिए। हमने इसके बाद फ़ोन किया सीओ साहब को
22 जून को कि साहब जो शेष अभियुक्त थे गांव में आ चुके हैं और कहीं ना कहीं घटना कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ वापस आए हैं 19 के 19 लोग। तो सीओ साहब कहते हैं मैं छुट्टे पर हूँ और अभी मुझे फ़ोन करके परेशान मत करिए। जब आपको एक संगीन मामले की आपको विवेचना दी गई है, न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद वापस आपको फिर से जांच दी जाए। आप छुट्टी पे गए थे शुक्र, शनिवार और रविवार 19 और 20 जून को। 21 जून को हम लोग सचेंडी से जाते हैं, आपके ऑफिस में पहुंचते हैं तो जानकारी मिलती है साहब छुट्टी से नहीं आए, शाम तक आएंगे। तो साहब छुट्टी तो संडे को समाप्त हो गई थी, सोमवार को साहब नहीं आते हैं। 22 तारीख को जब अभियुक्त एक साथ सब गाँव में घुसते हैं और उन अभियुक्तों के द्वारा हमें जान से मारने की धमकी दी गई, फेसबुक के माध्यम से दी गई। हमने ये साक्ष्य तत्कालीन सतीश राठौर जी को दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हम दर दर भटक रहे हैं इस बात को लेकर के कि जो साक्ष्यों के साथ हम दे रहे हैं कि हमारा भाई कहीं भी अब उस अपराध का दोषी नहीं था जिस पर लगाया गया। पुलिस ने 307 लिख दिया, जबकि लड़की के शरीर पर कहीं पर भी एक चोट का निशान नहीं पाया गया। पुलिस ने 307 किस आधार पे, किस जांच पे लिख दिया, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है पुलिस की कार्रवाई पर। पूरे मामले में किसकी मिली भगत आप मानते हैं, पुलिस की या सीएमओ साहब की, किसकी मिली भगत? इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहली तो मिली भगत एक थाना अध्यक्ष जो 307 का मुकदमा लिख देता है बगैर कि शरीर में कहीं एक चोट कर, ये कहाँ संभव हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि 307 में कहीं ना कहीं एक धारदार हथियार का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने उस लड़की के शरीर पे एक खरोंच नहीं है उसके बावजूद 307 का मुकदमा लिख दिया। जिसकी मौत हुई है उसके शरीर में कितने घाव थे? उसके शरीर पर जो CSC कल्याणपुर मेडिकल होता है उसमें 7 चोटें दिखाते हैं, जबकि एक दाएं पैर में और बाएं आँख के ऊपर कुल्हाड़ी का एक गहरा निशान था। और गहरा निशान ऐसा था कि 6 मार्च को जब CSC कल्याणपुर 11 बजे मेडिकल के ले जाते हैं तब भी उसके खून से पैर रस रहा, खून जो था पैर से रस रहा था। और 7 मार्च को दोपहर में 5:55 पे जब उसका पोस्टमार्टम होता है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि दाएं पैर से खून रस रहा है। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन में, क्या मांग है? हम मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं, मुझे विश्वास है कि खाकी का इकबाल इतना जिंदा है कानपुर नगर में जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। हमें आज भी अपने अधिकारियों से विश्वास है कि निचले के नीचे जो अधिकारी बैठे हैं वो ऊपर के अधिकारियों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। एक बार हमारे सभी साक्ष्यों को सरकारी किसी सुपर अधिकारी के द्वारा DG साहब या IG साहब के द्वारा अगर 10 मिनट का समय देकर हमसे अगर वार्ता की जाएगी तो हम ज़रूर दिखाएंगे कि मेरे साक्ष्य जो हैं वो साक्ष्य कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ हैं जो दिखाते हैं कि घटना क्या हुई है। लेकिन अधिकारियों का एक ऐसा रवैया जिससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं। तो मांग यही है कि एक बार हमें समय दें, हम अपने सभी साक्ष्य उनको दिखाना चाहते हैं ताकि सही अगर मांग नहीं मानी जाती है, जो ये आपका आरोप है, अगर कोई नहीं सुन रहा तो क्या करेगा पीड़ित परिवार? अब अगर कहीं मांग नहीं की आती तो ये छोटे बच्चे हैं, हमारे पास वो धन तो नहीं है, ये उनकी पत्नी है, इनके भी एक ही इच्छा है कि हमारे पास जो था सौभाग्य वही उसका धन दौलत था। तो ये अब कह रहे हैं कि हमारे जीने कोई मतलब नहीं है और ये आत्महत्या करने का प्रयास बार बार कर रही हैं। 2 बार घर में प्रयास कर चुकी हैं और ये फिर वही अपने प्रयास कर रही हैं। तो हम लोग कहाँ तक इनको बचा पाएंगे? तो हम लोग भी कहीं अपनी रोजी रोटी के घर से बाहर जाना पड़ता है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।